हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हम जो कर चुके हैं वो है कूलम लॉ कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में कर चुके हैं। तो ये नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन के बारे में करेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में करेंगे और ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसके अंदर हम करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में करेंगे और डाइपोल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है और जो वर्क डन है वो इसको इस टॉपिक में हम करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो लगे रहिए। चलो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, इट इज ए स्पेस अराउंड एनी चार्ज। किसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पर कि उस चार्ज का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब कि उसके अराउंड अगर हम कोई दूसरा उसके आस जो अराउंड जो रीजन है उसके अंदर हम दूसरे चार्ज को अगर रखेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड। तो थ्योरेटिकली जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो उसका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इनफाइनाइट तक वैसे एक्सटेंड करता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस के बाद उसकी वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। तो इसलिए वो दूसरा चार्ज पार्टिकल कोई ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता प्रैक्टिकली। सो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि अगर उस किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल है और उसके अराउंड कोई ये कोई मान लो एक चार्ज पार्टिकल है और इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर हम रखते हैं तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियसली ये जो क्यू नोट चार्ज है, दिस क्यू नोट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये जो क्यू नोट चार्ज है दैट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो तो ये जो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड या फोर्स जो होगी इसका डायरेक्शन होगा ये इस जो दूसरे प्लस क्यू नोट चार्ज के ऊपर आउटवर्ड होगा। लेकिन वही अगर ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है नेगेटिव होगा तो ये फोर्स इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे हम जो Q है वो हम ले रहे हैं सोर्स चार्ज, Q नोट को हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं और F को हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइडियली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट डेल्टा Q टेंस टू जीरो F बाय डेल्टा Q। अब आप कहोगे कि डेल्टा Q कहाँ से आ गया, इसमें तो नहीं है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम जो डिफाइन करते हैं तो इसमें हम ये डेल्टा Q चार्ज लेते हैं, स्मॉल चार्ज लेते हैं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है जिससे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं, अगर ये लार्ज अमाउंट का है तो ये इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करता है। और अगर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो उस केस में इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ सकती है। तो हम इसलिए हम ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको टेंस टू जीरो लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं, ताकि इस चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे होने से इस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए इसको ऐसे करते हैं। लेकिन इन जनरल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज है तो इसलिए इसको हम जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। तो आपको पता है कि जो फोर्स होती है, जैसे कोई चार्ज क्यू है तो उसके लिए जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट and this q into q naught and divided by the separation between them, let the separation be r square। और अगर वो हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो r को यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की तरह हम यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो जो मैंने अभी वैल्यू लिखी थी दैट इज द फोर्स, और अगर उसको क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो ऐसे जो ये जो है ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए इसके अंदर क्यू नोट है ही नहीं, मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो आप कितना भी लें अल्टीमेटली उसने कैंसिल हो जाना है, क्योंकि हम जो वैल्यू लेते हैं वो यूनिट चार्ज के लिए लेते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं वो स्मॉल, जितनी स्मॉल उतनी पॉसिबल वैल्यू लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल, ताकि उसकी जो प्रेजेंस है, टेस्ट चार्ज की जो प्रेजेंस है वो उसकी कन्फिगरेशन को चेंज ना करे। सो नेक्स्ट जो हम इसमें करने वाले हैं, तो इसमें हमने क्या क्या बातें इसमें सीखी हैं तो वो देख लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमें क्या क्या बातें बताती है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्यू नोट जो इसमें हमने पॉजिटिव लिया है, क्यू नोट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो डेफिनेशन है आइडियल डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है तो वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली हमने अभी देखा E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो फोर्स वेक्टर है और उसको क्यू जो स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जो ये जो क्वांटिटी है E इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी होगी, बिकॉज इट इज फोर्स एक वेक्टर है और उसको हम स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट जो है वो वेक्टर ही आने वाला है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक, तो हर पॉइंट के ऊपर ये यूनिकली डिफाइंड है। इलेक्ट की कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड जो भी स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफाइन होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। और ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट ऐसा यूनिट जो होगा इसका, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके बारे में है। नाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ये एक स्पेस ले लिया हमने, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारे आसपास, और चार्ज क्यू प्लस क्यू नोट है उसको हमने कहाँ लिया है, ओरिजिन पे ले लिया है। और उससे सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम एक चार्ज प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज वहाँ पे रख लेते हैं, और उसको जो है उसका जो सेपरेशन है दोनों चार्जेज का वो आर है, तो फोर्स ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू नॉट बाई क्यू, वो वैल्यू कितनी होगी, एफ इक्वल टू, ये फार्मूला है कूलम लॉ से, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का वो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, सर्टेन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हम उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम जो आर जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट से, तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये यूनिट वेक्टर की जगह पे हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो ये आ जाता है, बिकॉज नीचे एक आर से मल्टीप्लाई हो गया है इसलिए जो नीचे है आर क्यूब बन गया है, और साथ में जो ये है ये वेक्टर लगा दिया यूनिट वेक्टर की जगह पे है यहाँ पे हमने। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है ई, आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, जब ये टेस्ट चार्ज को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्या होगा। तो ये जो फार्मूला है, ये यहाँ पे जो फार्मूला है इसके डिवाइड में अगर क्यू नोट करेंगे तो ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बच जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आप चाहें तो इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखते हैं तो ये हम इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको हम यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो इसमें हम ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, इसको क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे और आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इसमें आपने क्या देखा है, ये जो लास्ट रिजल्ट है इससे क्या देखा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। तो आप देखिए कि इससे आर डिस्टेंस चाहे यहाँ पे हो, इससे आर डिस्टेंस कहीं भी हो, इसके अराउंड एक स्फीयर बन जाएगा। उन सभी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो है, पहले तो हम वेरिएशन देख लेते हैं। ये देखो क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो क्वांटिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, एक डायरेक्शन में हम सेपरेशन लेते हैं और एक डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हैं। ये यहाँ पे जो है आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ये आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर लेना है, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने देखा कि कैसा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। और इलेक्ट्रिकल जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड होना था, तो इसकी वजह से इनवर्ड हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम जो एक बात और भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है कि जो एक बार इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी इसमें बताने वाला हूँ। तो इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, तो ये क्या, ये जो फार्मूला है ये कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कोऑर्डिनेट। तो आप देखिए जो कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको हम अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें कि अगर 3 डायमेंशनली उसको प्लॉट करें, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये आप सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, अगर आप ऐसे ले लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस को, तो ये जो आर कोई वेक्टर होगा तो उसका प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस के ऊपर भी, उसका प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे भी उसका प्रोजेक्शन होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो उसका प्रोजेक्शन होगा ये जो है ये एक्स वेक्टर बनेगा, और एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई इंटू एक्स। तो इस प्रकार जो आर वेक्टर है वो बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, sorry, we can also use another application। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, so this is how you can put the value of this। एंड आप देखिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ गया है, नीचे जो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये पावर 3/2। 3/2 कैसे हुआ, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो ये पावर 1/2 स्क्वायर रूट जो आया ना, आपने अभी देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर है दैट इज स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज अ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट है तो इसका क्यूब करेंगे तो ये जो पावर है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो क्यूब करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी। ओके, सो ये पावर 3/2 इसलिए यहाँ पे आ गई है। ये यहाँ पे जो पावर 3/2 है ये इसकी वजह से है, और यहाँ पे ये आर वेक्टर है। तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया है ये है क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मान लो कि एक स्पेस है और वहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। और ये चारों जो चार्ज पार्टिकल हैं ये हम किसी एक जो चार्ज है
ये सभी के सभी चार्जेज फोर्स लगा रहे हैं, और Q1 जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू चार्ज Q2, तो ये F12 हो जाएगी। सिमिलरली जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, ये देखो ये जो Q3 है ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q3 ये ऐसे हो जाएगी। Q4 की वजह से ये फोर्स आउटवर्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और Q5 की वजह से ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये जो Q1 फोर्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो इस इंडिविजुअल फोर्सेज को हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो प्रेजेंस ऑफ, एक माइंड में ये डाउट आ सकता है कि जो प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज Q4 और Q3 और Q5, इसकी प्रेजेंस क्या Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाने वाला है उस फोर्स को डिस्टर्ब करती है या नहीं करती है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें ये डाउट क्लियर हो जाता है कि ये जो फोर्स है Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो फोर्स इनकी प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती है, ये अपनी फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करता है। इसी तरह सभी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो अपनी अपनी फोर्स इसके ऊपर Q1 के ऊपर एग्जर्ट करते हैं, और जो नेट फोर्स जो आती है Q1 के ऊपर, दैट इज द वेक्टर सम। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, अलग अलग F12 है, इस तरह ड्रा कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, और अल्टीमेटली जो आपको पता है कि हर वेक्टर को आप जो जैसे F12 वेक्टर है उसको ड्रा कर दिया, ये देखो F12 वेक्टर इसके पैरेलल एक वेक्टर, ऐसे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली F13 वेक्टर इसके पैरेलल ये वेक्टर ड्रा कर दिया, देन F14 वेक्टर इसके पैरेलल ये वेक्टर ड्रा कर दिया यहाँ पे हमने, और ये लास्ट में ये वाला वेक्टर ड्रा कर दिया। तो जहाँ से हम चले थे जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप जो है ये +1 के अंदर आपको करवाया जाता है, तो इसकी यहाँ पे हमने रिवीजन कर ली है। तो ये जो है आपको नेट फोर्स मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज F1 विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस। आप चाहें तो इसको आप ये पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है इसको हमने 1 2 को ए बी लिख दिया है, तो ए को आप 1 माने और बी को आप 2 मान लो, और ऐसे 3 4 ऐसे मान लिया हमने, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देखो कि F12 है, F12 है वो ये जो इसमें जो डिस्टेंस बनेगा वो इनका R12 बनेगा, तो R12 डिस्टेंस होएगा RA माइनस RB या R1 माइनस R2 से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म है ये। तो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो भी सिस्टम है इसके अंदर आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर ये फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि ये जो Q2 वेक्टर है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस दौरान जब ये फोर्स लगाई जा रही है तो उस दौरान क्या हो रहा है कि ये जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये आपस में फोर्स नहीं लगा रहे एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि जब ये वेक्टर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तब ये आपस में अगर फोर्स लगाएंगे और इस दौरान अगर इनके बीच में से ये अपनी पोजीशन से हिल जाएंगे तो फिर आप ये वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो पोजीशन डिस्टर्ब हो गई है तो ऑब्वियसली जो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो फिर तो आप कभी भी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उनको आप मैनेज करते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपनी जगह पे जो है वो लोकलाइज रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे। वो फिक्स कैसे भी किए जा सकते हैं कि वो ज़्यादातर उनको जो फिक्स रखा जाता है वो बाय अनस्पेसिफाइड फोर्सेस है उसके द्वारा उसको फिक्स रखा जाता है। तो इस प्रकार से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वो इसमें काम करता है। तो ये हमने किया है। तो एक चीज जो हम करने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हमने इतनी बात करी है, तो एक चीज जो है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने देखा कि बार बार हम फोर्स से उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो हमारे दिमाग में एक ऑब्वियसली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जरूरत क्या है इसकी। जब इसको फोर्स से ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स तो हमने पहले कर ही लिया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या जरूरत है। तो इसका जो ऑब्वियस आंसर है कि जो ये कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो पहले अपने अराउंड एक, 1 सेकेंड, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो पहले अपने अराउंड एक, कोई भी चार्ज पार्टिकल वो पहले अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, और उसके बाद जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फील्ड जो है वो पहले आता है और जो फोर्स है वो बाद में आती है, इसलिए इसको इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन ये जो जनरल जो है, जो पार्टिकल्स हैं अगर रेस्ट पे हैं और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसमें, और अगर उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तब ये वैल्यू जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वैल्यू सेम आ जाती है। लेकिन अगर हम जाएं, जब लार्ज वेलोसिटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ये वैल्यू थोड़ी सी अलग आती हैं। कि सपोज करो कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, और सपोज करो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये लार्ज वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी लार्ज वेलोसिटी से सपोज करो या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट सपोज करो कि इनके बीच में इस टाइम पे जो सेपरेशन है वो आर है अभी, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो फील्ड है वो इस पार्टिकल तक पहुंचता है विद स्पीड ऑफ लाइट, इस स्पीड से पहुंचता है। लेकिन अगर ये पार्टिकल खुद भी बहुत लार्ज स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो है जो कुछ टाइम पहले, जैसे कि जो इस फील्ड को यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगा, तो उतने टाइम पहले जो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उतनी फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये उतनी फोर्स, सपोज करो कि कुछ टाइम पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ था और अब इसका फील्ड इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो इस टाइम पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दिस विल बी एज पर दिस डिस्टेंस, दैट इज आर डैश, एंड नॉट एज पर दिस डिस्टेंस। तो इस तरह से ये जो है, ये जो फोर्स के कंसेप्ट से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये आनी चाहिए थी, लेकिन फील्ड के कंसेप्ट से चलते हैं तो ये वैल्यू ये आती है। तो फील्ड के कंसेप्ट से जब चलते हैं तो हमारा आंसर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज जो है वो सही आती है, और अगर कूलम लॉ फोर्स के कंसेप्ट से चलते हैं तो ये वैल्यू आपकी गलत आ सकती है। इसलिए फील्ड का कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट आ जाता है। तो खासकर लार्जर स्पीड में फील्ड का कंसेप्ट है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इसके अंदर अब देखो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो खास खास बातें इसकी, कि जो इंट्रैक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज। तो इसके अंदर हम जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं अदर चार्जेज की वजह से वो कर रहे हैं, और अदर चार्जेज को, इसमें वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अदर चार्जेज को हम ये मान लेंगे कि रिजिडली फिक्स है। जैसे कि फर्स्ट चार्ज है वो तो मूव कर सकता है जिसके ऊपर कि हम फोर्स एक्सपीरियंस, जैसे Q1 पीछे वाले एग्जांपल में हमने जो किया था कि Q1 तो मूव कर सकता है, लेकिन Q2 Q3 Q4 वो सारे अपनी पोजीशन पर फिक्स होने चाहिए, नहीं तो जो वैल्यू आ जाएगी वो अलग आएगी कुछ, तो उससे दिक्कत आ जाएगी, उसको हम कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिस तरह हमने पीछे हम फोर्स के लिए किया है, ऐसे सेम टू सेम हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। टेक ए डीप ब्रेथ। यहाँ पे वो टॉपिक ख़त्म हो गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया, अब जो उसकी पिक्टोरियल, कि उसको कैसे शो करेंगे किसी पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो उसको शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल लाइंस का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल लाइंस इमेजिनरी पाथ होते हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो कर्व भी हो सकते हैं, और वो पाथ इस तरह से ड्रा करे जाते हैं किसी भी चार्ज के अराउंड या किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के अराउंड का। चार्ज कन्फिग्रेशन मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उसके अराउंड, कि अब
कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पे रखें तो वो कैसे मूव करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये उस सिचुएशन को दिखाती हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो कैसा होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिकल लाइंस जो हैं वो कैसे हम शो करेंगे। देखिए, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये लाइन कर्व भी हो सकती हैं। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, इसका डायरेक्शन किसी पॉइंट पे हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखो स्ट्रेट लाइन में तो वही डायरेक्शन होगा जो फील्ड लाइन का है। लेकिन अगर लाइन कर्व्ड है और उसके किसी पॉइंट में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड शो करना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पे हम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को हम अभी शो करेंगे। तो सबसे पहले हम शो कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं ये कैसी होंगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है यहाँ पे डायग्राम, तो इसमें सही दिखाया नहीं गया है इसमें डायग्राम को, तो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो इसके अबाउट पहले हम जो अभी जो ड्रा कर रहे हैं वो वेक्टर की फॉर्म में ड्रा कर रहे हैं। तो इसके ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड देखो वेक्टर्स ड्रा कर रहे हैं, तो वेक्टर ड्रा कर रहे हैं तो ऐसे होएगा, वेक्टर्स ड्रा करेंगे ऐसे बनेगा। इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर हम एज ए वेक्टर फील्ड वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करते हैं तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे वेक्टर्स देखो, मैं जो ड्रा कर रहा हूँ वेक्टर्स को, तो जो नज़दीक है वो वेक्टर को बड़ा उसकी जो लेंथ है ज़्यादा रख रहा हूँ और धीरे धीरे उसकी लेंथ को शॉर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कि जो वेक्टर है जैसे जैसे वो आउटवर्ड मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है इस चार्ज से जितनी दूरी पर हम जाएंगे, जितनी दूरी पर हम जाएंगे उतनी ही वो जो वैल्यू है इसकी घटने वाली है। ये देखिए जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसी तरह हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को। तो इसके अंदर कैसे ड्रा करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर इनवर्ड वेक्टर होंगे, तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन बाद के वाले वेक्टर जो हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी कर देंगे हम यहाँ पे, फिर और छोटी, तो ऐसे करके हम ड्रा कर सकते हैं एज ए फील्ड वेक्टर्स की फॉर्म में। हम इसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड को दिखा सकते हैं एज ए फील्ड वेक्टर्स, बट ज़रूरी नहीं है कि, इसका एक तरीका और भी है फील्ड वेक्टर की फॉर्म में ना दिखा के। तो ये देखो ये जो दिखाया गया है इन टर्म ऑफ फील्ड वेक्टर दिखाया गया है, और यहाँ पे जो साइज ऑफ एरो अभी मैंने जो दिखाया था वो उनकी फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन जो दूसरा जो कंसेप्ट है वो है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ऐसे फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ऐसी नहीं होंगी, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये देखो ये यहाँ पे होनी चाहिए थी ये लाइन, तो ऐसे दिखाया गया। तो ये फील्ड लाइन ऐसे से भी दिखाया जा सकता है इसको। ये जो फील्ड वेक्टर से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होएगा, फील्ड लाइन से दिखाना आसान है क्योंकि आपको सीधी लाइन से ड्रा करनी है। तो इसलिए ये देखो ये तो बड़ा आसान है काम कि फील्ड लाइन से आपको दिखाना है। तो ये देखिए बस वेक्टर ड्रा करो ऐसे करके, और ये यहाँ से एक वेक्टर इधर ड्रा कर, ये लाइन इधर ड्रा कर दी, इधर लाइन ड्रा कर दी। तो पीछे देखो उसमें टाइम लगा था, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। तो इसलिए इसको फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिकल फील्ड को फील्ड वेक्टर की बजाय फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो अब हम ये देखो फील्ड लाइंस की वजह से है तो इजी वे ऑफ ड्राइंग है, इसलिए हम कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस को अडॉप्ट करते हैं, फील्ड वेक्टर को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आप कहोगे कि जो फील्ड वेक्टर वाला कंसेप्ट ज़्यादा बेटर था क्योंकि उसमें हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है वो नज़दीक में ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन से। तो मैं कहूँगा कि नहीं, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को बता सकते हो क्योंकि नज़दीक जो है वो डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा होती है और जो दूर में डेंसिटी ऑफ लाइन कम हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ भी हमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड का पता चलता है, तो हम उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं।
सो अभी तक ये जो हमने किया है ये फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। आप ड्रा कर सकते हैं फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज की वजह से फील्ड लाइंस आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये फील्ड लाइन को इसको सीधा जाना था, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये लाइन इधर मुड़ गई, तो इसकी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ये फील्ड लाइंस ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज। सिमिलरली तो किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड टेंजेंट ड्रा करके निकाल सकते हैं, तो वही बात है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज। और अगर दो लाइक चार्जेज हैं, जैसे कि दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव हों, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा तो एक दूसरे के ऊपर वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, साइड वे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइन को इधर जाना था, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन ये इधर मुड़ गई है। तो इस तरह करके इसकी फील्ड लाइन ड्रा करी जा सकती है। आपको एग्जाम में हो सकता है कि ड्रा करना भी आ जाए, तो आप थोड़ा इसको ड्रा करके देख लें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये बड़ा यूज होता है, तो ये आपको चाहिए कि जो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे ड्रा करेंगे। तो सिंपल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को ड्रा किया जाता है बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हमें और अच्छी नॉलेज देगा। पहली चीज़ तो ये है कि लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, रियल लाइंस नहीं होती हैं ये, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। ओके, तो दूसरी बात कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो अलोंग द लाइन मूव करेगा। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपने ड्रा करी है, तो अगर आप कोई फील्ड के अंदर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ देंगे, तो वो सीधा सीधा चलेगा। तो ऐसे करके ये उसके पाथ को दिखाएंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो तीसरी बात कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो और चौथा, टेंजेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे आपका कहीं भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी है। और ये 5वीं जो प्रॉपर्टी अभी आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे आप ड्रा करेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं टू फील्ड लाइंस? बिकॉज अगर दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ पे आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये वाला है और एक टेंजेंट ये वाला है। तो आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो दो टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता ना, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो दो डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी, तो ये देखिए दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो फिर वो क्या करें, अगर अगर मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों का इलेक्ट्रिकल फील्ड है और दोनों की फील्ड लाइंस आपस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम उसको इंटरसेक्ट करने की बजाय हम उसके इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे उनको, और दोनों का रिजल्टेंट जो फील्ड बनता है उस डायरेक्शन में एक सिंगल लाइन ड्रा करेंगे। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर सकते हैं, जैसे कि ये ई के द्वारा दिखाया गया है। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें दो फील्ड लाइंस। और अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक हैं, क्राउडेड हैं, तो वो जो फील्ड है वो ज़्यादा होएगा वहाँ पे। और अगर वो फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर हैं तो ऑब्वियसली वो जो है वहाँ पे फील्ड कमज़ोर फील्ड है, वो वीकर फील्ड है। तो ये दो चार्ट से पता चल रहा है कि ये जो जो जिसमें क्लोजर लाइंस आ रही हैं तो फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरे में वीक है। नेक्स्ट जो बात है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बिल्कुल उस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी, टेंजेंट नहीं बनाएंगी। वो कोई भी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में नहीं यहाँ से निकलेगी, और ना ही अलोंग द सरफेस इस डायरेक्शन में कोई फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकलेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर ही निकलती हैं। तो
ऐसे ही ये देखो, ये तो सीधा सरफेस है तो इसमें हो गया। तो इसके अंदर अगर आपको फील्ड लाइन ड्रा करनी हो और मान लो आप कहो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें एग्जैक्टली आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इसके अराउंड आप फील्ड ड्रा कर सकते हो। और ये दो बात पॉइंट आप पहले भी कर चुके हो कि अट्रैक्शन की वजह से, अनलाइक चार्जेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेटरल प्रेशर एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं अगर लाइक चार्जेस है तो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ लाइंस, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर नहीं होती हैं। अगर किसी फील्ड में कोई कंडक्टर को रख देंगे तो वो कंडक्टर क्या करता है कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो इंटरनल फील्ड है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसके इनसाइड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना भी लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड हो बार, वो वो उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो इसलिए कंडक्टर के इनसाइड में जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि जब कभी थंडरस्टॉर्म हो, लाइटनिंग हो रही हो, है ना, बिजली गिरती है, बारिश के मौसम में बादल गरज रहे हैं, बिजली गरज रही है, तो आप किसी मेटल के इनसाइड में सबसे सेफ माने जाते हैं। जैसे कि आप किसी कार में बैठे हैं या किसी मेटल की बस में बैठे हैं, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो लाइटनिंग होगी तो आप अंदर उसके, वो जो कंडक्टर होगा उसके फील्ड को कैंसिल कर देगा और आप डिस्टर्ब नहीं, आपके ऊपर जो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। तो किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको ऐसे ही करते हैं कि मेटल के बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, सेंसिटिव अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से अगर वो अफेक्ट हो सकता है तो उसको मेटल के अंदर रखेंगे ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। इंसुलेटर का कोई चक्कर नहीं है, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास कर सकती हैं, बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है। कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ तक जो था ये हमने कर लिया कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि इतना लेक्चर बहुत है एक बार में समझने के लिए। नेक्स्ट हम जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।